नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमने जो पिछली कक्षा में बात की थी उससे आगे आज बात करते हैं। हमारा पाठ 2 इतिहास विषय में व्यापार से साम्राज्य तक हमारा टॉपिक है। कल हमने बात की थी व्यापार किसे कहते हैं, साम्राज्य किसे कहते हैं, और फिर हमने देखा था कि 18th सेंचुरी का जो इंडिया है वहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है, क्या राजनीतिक सीन है यहाँ के, इन सारे चीज़ों की बात की थी। हमने एक राजा का भी नाम लिया था जिनका नाम औरंगजेब था। 1707 में उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद से हमारे देश का राजनीतिक धरातल चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इन सारी बातों की हमने बात की थी। हमने पलासी के युद्ध के कारणों को भी देखा था। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये पलासी के युद्ध में घटना क्या हुई और उसके बाद का क्या भारत का सीन हुआ, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं पलासी का युद्ध। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो कंपनी के इशारों पे काम करे। समझ के बच्चे? और सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो ये था सीन बच्चे पलासी के युद्ध का, जो 1757 में शुरू हुआ। 2-3 डेट्स याद कीजिएगा, साइड में लिखते जाइए अपनी नोटबुक में। आप कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। आप देख रहे हैं कि 1756 अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो बंगाल का नवाब का पद जो मिला है सिराजुद्दौला को मिला है, ये काफ़ी ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और बंगाल धन धान्य से संपन्न प्रांत था ही, तो इनके पास आर्थिक रूप से मजबूती का आधार मिल गया। कंपनी कभी नहीं चाहती थी कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बने। कंपनी क्या चाहती थी? कंपनी चाहती थी कि कोई कठपुतली शासक, कोई ऐसा व्यक्ति बने जो कंपनी के हाथ का एक गुड्डा हो, एक डॉल हो, जिसको कंपनी जैसे चाहे वैसे नचाए। ऐसा मिल भी रहा था, लेकिन सिराजुद्दौला ऐसे थे नहीं। अंत में बंगाल प्रांत जो है वो सिराजुद्दौला के हाथ में गया और कंपनी और बंगाल दोनों में एक आंतरिक जंग शुरू हो गई, जिसकी परिणति आपको कहाँ दिखाई दे रही है? उसकी परिणति आपको पलासी के मैदान में दिखाई दे रही है, जंग के मैदान में दिखाई दे रही है। ऐसा हुआ, कंपनी उसको बार बार अंकुश लगाना चाहती थी, उसकी राजनीतिक गतिविधियों में अपने हस्तक्षेप कर रहे थे, और सिराजुद्दौला बार बार कंपनी को आगाह कर रहे थे कि आप ऐसा ना करें, हमारी राजनीतिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप ना करें, आप अपना काम करें, बकाया शुल्क समय पे चुकाएं और ज़्यादा फोर्टिफाइड ना करें शहर को। और ये अंदर ही अंदर जो दोनों की बात थी, उसका परिणति आप जानते हैं, जंग हुआ। जब सिराजुद्दौला की बात कंपनी ने नहीं मानी तो उन्होंने 30,000 सेना के साथ में कंपनी के ऊपर धावा बोल दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी को सीज कर दी गई, ताला लगा दिए गए, सारे सिपाही जो थे कंपनी के, सारे ट्रेडर्स जो थे, उन सबको बंदी बना करके वो अपने दरबार में ले आए। लेकिन बच्चों, कंपनी तो बस बंगाल तक ही सीमित नहीं थी, वो तो बढ़ करके चेन्नई भी पहुंच चुकी थी। चेन्नई में एक नवयुवक वहाँ का कमान संभाले हुए था जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। वहाँ से नौसेना की मदद से वो बंगाल पहुँचे, और बंगाल पहुंचकर उन्होंने सिराजुद्दौला से संधि करने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं, उनकी संधि हुई नहीं और ये युद्ध में परिणत हुआ। और जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव चाहते थे, उन्होंने बंगाल को सिराजुद्दौला को परास्त करने के बाद बंगाल के नवाब का पद मीर जाफर को दे दिया। ये मीर जाफर कौन थे? सिराजुद्दौला के सेनापति थे। उन्हीं की मदद से कंपनी को जीत हासिल मिली थी ना। और सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब का पद मिल गया मीर जाफर को। ये मीर जाफर पूरे कठपुतली थे बेटा कंपनी के हाथों की,
लेकिन कब तक ये कठपुतली की तरह से काम करते? इन्होंने भी कभी कभी अपना सिर उठाना चाहा। इनकी भी अपने आवाम थे, अपनी जनता थी जिनको जवाब देना था। अपनी कहीं ना कहीं तो आप उठेंगे ना, उसी की बात हो रही है। और जब ये जवाब देने की कोशिश किए तो कंपनी ने इनको हटा करके इनके जगह पे मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। और जब मीर कासिम उठे तो कंपनी ने फिर से एक युद्ध छेड़ दी। और वो युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर के युद्ध में 3 अलग अलग राज्य लड़ रहे थे, बंगाल, बिहार और दिल्ली। इन तीनों ने मिलकर चाहा कि अंग्रेज को भारत से ही खदेड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बक्सर के युद्ध में ये तीनों प्रांत पराजित हो गए और कंपनी का एरिया और विस्तार हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं पलासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण हुई। पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे भी हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगे तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। कंपनी ने उनको भी हरा करके फिर नई तरह से अपने हिसाब से सारी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानियत को अपने हाथ में ले लिया। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई। तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब सोचिए, जब दीवानी के अधिकार मिल गई है कंपनी को, मतलब अब बंगाल में पूरा का पूरा नवाबी किसका चल रहा है? कंपनी का चल रहा है। कंपनी जो व्यापार कर रही थी, अब व्यापारी से वो बदल गई क्या? वो बदल गए नवाब में। ये नवाब शब्द जो है बच्चे अंग्रेजी में भी यूज होने लगा। हिंदुस्तान का शब्द नवाब अब अंग्रेजी का नवाब बन गया। कभी कभी आप सुनते होंगे ना, जो अपने आप थोड़ा ज़्यादा सूट बूट में आ गया तो उसको क्या कहते हैं? देखो कैसे नवाब की तरह दिख रहा है। कंपनी के अफसर नवाब बन गए। कैसे? नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने की ख्वाब देखने लगा था। कंपनी अकेले तो नहीं आई थी, बहुत सारे उसके साथ में कर्मचारी आए थे। अब सबके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ जग रहा था कि हम भी नवाब बन जाए। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत का जमा कर ली थी। और 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह दोबारा गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ से उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी और 1774 में उसने अपनी आत्महत्या कर ली। भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। चलिए बच्चे, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। हमने देखा कि ये जो बंगाल की दीवानी मिली, फिर 1764 का युद्ध हुआ। इन सारे युद्ध से एक बड़ा एरिया और एक बड़े धन संपत्ति वाला क्षेत्र अंग्रेज के अधीन हो गया। अंग्रेज अब कठपुतली शासन से भी परेशान हो गए थे तो उन्होंने उसको भी हटा दिया कि नहीं, उनको भी नहीं रखना। कभी मीर जाफर, कभी मीर कासिम, तो कभी ये कभी वो, नहीं, ये भी हटे। फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि अब दीवानी अब जो है वो नवाबियत हम ही संभालेंगे। और उन्होंने ये दिल्ली से इसकी पुष्टि भी करवा ली। अब अंग्रेज जो है खुद ही नवाब बन बैठे हैं भारत के। और उनका नवाब बनने से ये नवाब शब्द अब इंग्लिश डिक्शनरी में आ गया। अब अंग्रेजी का नवाब, अब हिंदुस्तानी नवाब अंग्रेजी के नवाब में परिणति हो गई। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के धन दौलत पे उनका राज हो गया। वो इतने धनी होते गए, अब उनको कोई शुल्क नहीं देना है, व्यापार में एक भी शुल्क नहीं देना है और उल्टा पैसे ले रहे हैं। वो पहले यहाँ व्यापार करने के लिए वो इंग्लैंड से पैसे लाते थे, धन संपत्ति, सोना चांदी लाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? इंग्लैंड का कुछ नहीं आ रहा है, उल्टा भारत का ये सारा सामान इंग्लैंड जा रहा है। इसका एक उदाहरण है रॉबर्ट क्लाइव, जो मात्र 22 साल की उम्र में यहाँ आए थे। अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा है। और जब वो यहाँ से गए तो वो इतने सारे धन कमा करके गए कि उनके ऊपर वहाँ भ्रष्टाचार का केस चला और संसद में उनको खुद ही अपनी सफाई देनी पड़ी। और ये केस इतना मजबूत रहा कि अंत में वो थक के सुसाइड कर लिया।
और आपके बुक में लिखा हुआ है कि उनको जब वो सफाई दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में एक ऐसा खजाना पड़ा था कि मैं क्या करूं ना करूं, ये तो मेरे जैसा दिमाग वाला व्यक्ति ही था जो उसने अपने इमोशंस पे काबू पा लिया। कोई और होता तो पता नहीं इन संपत्ति का क्या किया होता। कंपनी की महत्वाकांक्षाएं अन्य राज्यों का भी अधिग्रहण करना था। कंपनी को जहां से अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो वो प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाए। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है बच्चे। हैदर अली 1761 से 1782 तक मैसूर के शासक थे, फिर उनके पुत्र 1782 से लेकर 1799 तक। हम इनको बारी बारी से देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं। कंपनी अपनी महत्वाकांक्षा को सिर्फ बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक ही सीमित नहीं रखना चाहती थी, वो अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा बढ़ा रही थी। थोड़ा क्या, पूरे ही बढ़ा रही थी। अब वो दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहे थे ताकि दक्षिण भारत में उस समय जो मालाबार का तट है वहाँ से काफ़ी व्यापार हो रहा था। क्या व्यापार हो रहा था? लौंग और गोल मिर्च, जिसको क्या कहते हैं, मरीच अपनी भाषाओं में। लौंग, गोल मिर्च और चंदन का। और इस व्यापार पे किसका अधिकार था? वहाँ के राजा का। और राजा थे कौन? हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान। वो अंग्रेज को रोक रहे थे कि यहाँ से वो अपना व्यापार ना करे, यहाँ से ये चीज़ें वो लेके ना जाए। इस पे वो काफ़ी शुल्क लगा रहे थे। उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों को भी मना कर दिया था, स्थानीय व्यापारी को मना कर दिया था कि आप उनके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। और ये बातें अंग्रेज को पसंद नहीं थी। और यही वजह रही कि अंग्रेज ने मैसूर पर अपना आक्रमण किया और 4 मैसूर वार हुए। इसको हम भारत के इतिहास में चारों मैसूर वार को क्या कहते हैं? ये हैदर अली और ये उनके पुत्र टीपू सुल्तान। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो दूरदर्शन पे बहुत पहले एक सीरियल आती थी। ये 4 मैसूर वार को देख लीजिए। आंग्ल मैसूर वार कहते हैं इसको। जो प्रथम आंग्ल मैसूर वार है 1767 से लेकर 1769 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर वार 1780 से 1784। तीसरा आंग्ल मैसूर जंग जो है 1790 से 1792 तक। और जो फोर्थ हुआ 1999 में, फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर जो है वो 1799 में हुआ और ये बड़ा निर्णायक रहा। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की हार हुई। राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान 1799 में मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बौडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। मैंने पहले बताया था बच्चे कि अंग्रेज को जहाँ जिस तरह की नीति अपनानी पड़ी, उन्होंने वैसी नीति अपनाई। उन्होंने पहले बंगाल से जो किया, उसके बाद वो मैसूर पर आए और मैसूर के साथ उनका जब दाल नहीं गली सीधा सीधा तो वॉर किए। और ये वॉर 4 वॉर हुए। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आगे की कक्षा में हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये चारों वॉर में अंत में अंग्रेज के हाथों टीपू सुल्तान की परास्त हुई और फिर एक नए राज्य की तरफ अंग्रेज मूव करते हैं और वो राज्य है मराठा। देखिए 18वीं शताब्दी में आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रीकृत होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया और अंततः 1817 से 1819 के बीच तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। इस तरह पूरा मराठा क्षेत्र अंग्रेज के अधीन हो गया। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अंग्रेज ने मैसूर से 4 वॉर किए और तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैसूर ने समर्पण नहीं कर दिया। इसी तरह अंग्रेज ने 3 वॉर लड़े मराठों के साथ और तब तक लड़े जब तक कि मराठा को पूरी तरह से नाश नहीं कर दिए। अब देखिए भारत का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज के अधीन आ गया। आप इसको आपके बुक में जो नक्शे दिए हुए हैं उसके आधार पे देख सकते हैं कि 1840 आते आते भारत का विशाल भूखंड जो है वो अंग्रेज के अधीन हो गया है। और ये भूखंड चल कैसे रहा है? अंग्रेज के शासन से चल रहा है। जिन राज्यों ने अंग्रेज की नीति को नहीं माना वहाँ पे अंग्रेज ने दूसरी तरह की नीति अपनाई। इसी नीति में 2 महत्वपूर्ण नीति है अंग्रेजों की, उसको हम देखते हैं। कंपनी अपनी सर्वोच्चता का दावा कर रहे थे। ये सर्वोच्चता का दावा कैसे हुआ?
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के रूप में गवर्नर जनरल थे और उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। अंग्रेजों की वो क्या नीति थी उसको हम देखते हैं। अंग्रेजों की नीतियाँ। अंग्रेजों की दो महत्वपूर्ण नीति थी। पहली है सहायक संधि। 1798 से 1805 के बीच लॉर्ड बेलेस्ली द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए अपनाई गई कूटनीति नीति थी। कौन सी नीति थी? सहायक संधि, जिसमें भारतीय राजाओं को सुरक्षा के बदले अपनी संप्रभुता अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। दूसरी नीति के देखते हैं। दूसरी है विलय की नीति, जिसको कौन लाया था? डलहौजी। यह नीति इस नीति को विलय की नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी, और ये अपने आप भी हो सकता था। इस सिद्धांत के आधार पे एक के बाद एक कई रियासत अंग्रेज के अधीन हो गए। पहला सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 और आखिर में अवध 1856 में अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण में चला गया। बच्चे, इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और वो प्रश्न आपके आगे भी काम आएंगे। बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है कि विलय की नीति के द्वारा सबसे पहला कौन से राज्य को अधिग्रहण किया गया, या फिर कभी ये होता है कि सबसे अंत में कौन से राज्य आया। तो आपको याद रखना है कि सतारा सबसे पहला राज्य था और सबसे अंत वाला राज्य कौन था? वो अवध था, जो 1856 में अंग्रेजों के अधीन गया। आगे देखिए कि अंग्रेज जो इतने बड़े शासन पे फैल गए हैं, अब वो क्या क्या काम कर रहे हैं। वो अपनी फौज को मजबूत कर रहे हैं। कंपनी के साथ भारत में शासन व सुधार के नए विचार आए, लेकिन सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्यतः घुड़सवार व पैदल सेना थी, जो तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण होते थे। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी, जो जमींदारों के लिए काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशेवर सैन्य व्यवस्था प्रारंभ की। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही कहते थे। अंग्रेजों ने सैनिक को प्रशिक्षण उनको आधुनिक हथियार से लैस करने पर काम किए। इन सेना के बल पर ही उन्होंने अपना साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान आदि जगहों पर फैलाया। उन्होंने सेना को मस्केट और मैचलॉक से युक्त किए। इस तरह हम देखें कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य अंग्रेज के अधीन आ गया, और अंग्रेज के अधीन आने के बाद अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए। हमने उन सारी बातों की चर्चा की। अब कुछ नए शब्द हैं इस पाठ में, आप उनको देख लीजिए। ये नए शब्द हैं। फैक्टर। फैक्टर का अर्थ होता है कंपनी में काम करने वाले व्यापारी। कंपनी में काम करने वाले व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। फरमान एक शाही आदेश। वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। कठपुतली, इस पे हमने बहुत चर्चा की है, फिर भी आप ये शब्द को नोट कर लीजिए, बहुत अहम है। यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। फिर है शब्द निषेधाज्ञा, जिसका अर्थ होता है निर्देश। फिर अधीनस्था, जिसको दब्बूपन भी कहते हैं। कन्फेडरेसी, गठबंधन। इन शब्दों के बारे में आपके किताब में लिखा हुआ है, आप इसको वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए। इस तरह बच्चों, हमने अपने पाठ 2 का ये दूसरे भाग में क्या क्या देखा। हमने देखा कि ये जो व्यापारिक कंपनी थी वो अपनी सैन्य के बदौलत, अपनी कूटनीति के बदौलत भारत के ऑलमोस्ट पूरे भारत पे अपना शासन स्थापित कर ली। और हमने ये भी देखा उन्होंने इस दरमियान साम दाम दंड भेद सभी नीति को अपनाया। कई सारे युद्ध लड़े और इसका अंत क्या हुआ?
परिणति यही हुआ कि वो पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपने आप को सर्वोच्च भी कहा और उन्होंने कहा कि जो भारत के इंडिजिनस है, जो यहाँ पे पहले से ही हैं, वो हमसे नीचे हैं क्योंकि हम सुपीरियर हैं, हमें बहुत कुछ आता है। और उन्होंने फिर अपनी सेना को मजबूत किया और इन सारी बातों की परिणति जो है वो आगे 1857 के विद्रोह में हमें देखने को मिलेगा। और बच्चे, इस तरह आप अच्छे से पढ़िए, ढंग से रहिए और एक बात जिसको हमेशा याद रखना है कि सहिष्णु बनना है, हर एक चीज़ों के प्रति दयालुता होनी चाहिए बच्चे। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।